नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तराखंड बीजेपी ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 22 से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 27 मार्च तक प्रत्याशियों के नामांकन होंगे। 22 मार्च को अल्मोड़ा से नामांकन भरेंगे अजय टम्टा। 23 मार्च को हरिद्वार से नामांकन भरेंगे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 26 मार्च को गढ़वाल से नामांकन दर्ज करेंगे अनिल बलूनी। 27 मार्च को टिहरी से नामांकन भरेंगे माला राज्यलक्ष्मी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट के हाथों से कार्यकाल का उद्घाटन हुआ। माफ कीजिएगा, कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों के नामांकन की तारीखों का ऐलान भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन 22 से 27 मार्च तक होंगे। सभी प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। नामांकन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कार्यक्रमों में केंद्रीय नेताओं की भी मौजूदगी हो सकती है। सबसे पहले 22 मार्च को अल्मोड़ा सुरक्षित सीट पर अजय टम्टा पर्चा भरेंगे। इसके बाद 23 मार्च को हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन कराएंगे। 27 मार्च को नैनीताल सीट पर अजय भट्ट, 26 मार्च को गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी और 27 मार्च को टिहरी सीट पर माला राज्यलक्ष्मी शाह अपना नामांकन करेंगे। प्रदेश के अंदर नामांकन की प्रक्रिया होनी है, जो 22 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 22 मार्च को पहला नामांकन अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का होना जा रहा है। उसके बाद 23 को हरिद्वार का होगा, उनका एक दिन डिजिटल में भी होगा। फिर 26 को हमारे दोनों नामांकन टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के एक ही दिन है। और उसके अगले दिन 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होना है। तो सभी जगह रचना बनी है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हम सभी लोग, मतलब विशेषकर से मैंने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने तय किया है, हमारे आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और सबके मार्गदर्शन में हम सभी नामांकनों में प्रतिभाग करेंगे। 22 तारीख को अल्मोड़ा के प्रत्याशी हमारे अजय टम्टा जी नामांकन करेंगे। उसका 23 तारीख को 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है, उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हम वो एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को टिहरी और गढ़वाल लोकसभा का नामांकन होगा और 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। सभी नामांकनों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरा स्वयं रहना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संगठन महामंत्री जी ने मुझ पे जिम्मेदारी दी है और ये बड़ा सौभाग्य ही कहूँगी कि चुनाव का ये जो हमारा त्यौहार है वो भी आ चुका है और बड़े हर्ष और उल्लास से यही कहा जा रहा है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बन रहे हैं और 400 पार होना निश्चित है। तो चलिए ग्राउंड ज़ीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, नामांकन की प्रक्रिया का ऐलान हो चुका है कि कहां-कहां से कौन-कौन सा प्रत्याशी कब-कब नामांकन करेगा और इस बीच जिस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है उत्तराखंड बीजेपी वर्ग में, वो साफ तौर पर बता रहा है कि 400 के पार जो संकल्प लिया है उसमें उत्तराखंड अपना संपूर्ण योगदान देने को तत्पर है। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निजी होटल में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही साथ उन्होंने तारीखों का ऐलान भी कर दिया कि नामांकन की तारीखें उनका ऐलान किया गया है 22 मार्च से लगा करके और 27 मार्च तक लगातार जो 5 लोकसभा सीटें, उन 5 सीटों पे जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो अपना नामांकन कराएंगे।
सबसे पहले जो नामांकन होगा 22 मार्च को अल्मोड़ा से अजय टम्टा को टिकट दिया गया है, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद 23 मार्च को हरिद्वार सीट हॉट सीट मानी जा रही है, संसदीय सीट में अभी तक कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन वही बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री शेखावत ने बीजेपी ने दांव खेला हुआ है, तो वो 23 मार्च को नामांकन कराएंगे। इसके बाद 26 मार्च को पौड़ी से जो उम्मीदवार है, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं अनिल बलूनी और राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता भी है, उनको बीजेपी ने उनके ऊपर बीजेपी ने दांव खेला। वो पौड़ी से 26 मार्च को अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। 27 मार्च को टिहरी और नैनीताल लोकसभा सीट है, उन दोनों पे टिहरी से माला गांधी और नैनीताल से अजय भट्ट अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। तो ये प्रक्रिया बीजेपी लगातार आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार भी मौजूद थे, संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, सभी लोगों ने ये तारीखों का ऐलान किया और बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनाव मोड पे लगातार बैठकें जारी है। कल देर रात भी बैठक हुई थी बीजेपी के संगठन को लेकर के, इसमें पन्ना प्रमुख से लगा करके ब्लॉक स्तर तक के जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी है, उन सबको ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि सबसे ज्यादा ये वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट है वो भी बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोले कि हम 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री का खासा ध्यान उत्तराखंड को लेकर के, लगातार वो उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के लोग उनके मन पे बसते हैं, वो पूरा परिवार और पूरा परिवार जिता करके 5 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी बिल्कुल अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 22 से 27 मार्च तक होगा नामांकन, जिसकी प्रक्रिया और साफ तौर पर कहां कहां से कौन कौन सा प्रत्याशी नामांकन दर्ज करेगा, इस बात की घोषणा हो चुकी है। और लाव लश्कर के साथ में ये नामांकन नजर आएगा, क्योंकि नामांकन ही एक ऐसा मौका होता है जब कोई प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन अपने क्षेत्र में करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को तत्काल हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेजा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि डीजीपी का पद संभालने से पहले अभिनव कुमार सीएम धामी के प्रमुख सचिव रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी है। ऐसे में उनके डीजीपी रहते हुए राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के महज 2 दिन बाद ही 6 राज्यों के गृह सचिव उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के सचिवों को हटा दिया था। इस बीच कार्यवाहक डीजीपी को हटाने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। चाहते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग का, जिन्होंने उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बघोली को पदमुक्त करने की बात कही है, उनको दूसरी जिम्मेदारी देने की बात कही है। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के कार्यवाहक जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार, हमें पूरा शक है कि वो निष्पक्ष नहीं होने देंगे चुनाव को, वो मैनिपुलेट करेंगे चुनाव नतीजों को, क्योंकि वो पुष्कर सिंह धामी के राइट हैंड है, किचन कैबिनेट के आदमी हैं और लगातार अपने सत्ता का या अपने पद का दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेजा है कांग्रेस ने। अभी आप गरिमा दसौनी को भी सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहती नजर आई कि हमें पूरा संदेह है कि अभिनव सिंह के होते हुए निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हो पाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा के महज 2 दिन के बाद ही कई राज्यों के सचिवों को हटाया था।
चलिए, इस खबर के लिए ग्राउंड का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनुज, देखिए, कांग्रेस को संदेह अभी भी है कि जो कार्यवाहक डीजीपी हैं अभिनव सिंह, इनकी मौजूदगी में निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाया ही नहीं जा सकता है। आज इस तरीके से कांग्रेस ने जो उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी है उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव रह चुके हैं। साथ ही साथ उनकी जो बीजेपी की नजदीकियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। तो हम किस तरीके से निष्पक्षता देख सके कि क्या वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है तो उत्तराखंड के जो इस समय के डीजीपी है उनको तत्काल रूप से हटाया जाए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने गृह सचिव को हटाए हुए हैं, करीब 6 समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाया गया है, इसी के बिहार पे जो इस समय मौजूदा डीजीपी है उनको हटाया जा सके, क्योंकि निष्पक्षता चुनाव अगर कराने 5 लोग तो बीजेपी लगातार धनबल का प्रयोग। ठीक है, अमूमन अगर कार्यशैली की बात की जाए अनुज, तो क्या अभिनव सिंह का जो कार्यशैली है उनकी, वो क्या इतनी वाकई डाउटफुल है जिस पर संदेह किया जा सके? कांग्रेस की शिकायत में आपको जान नजर आती है क्या? बिल्कुल पूजा, कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है इसमें किसी प्रकार की कोई जान नहीं, क्योंकि रीजन क्या है कि जो इस समय के डीजीपी है वो 1988 बैच के डीजीपी रह चुके। साथ ही साथ एक यूनिट कार्यक्रम भी आता था, उसमें भी लगातार अपने व्यक्तित्व रखते रहे हैं। साथ ही साथ वो पूर्व अगर बात करें पत्रकार भी रह चुके हैं जो इस समय उत्तराखंड। तो इस तरीके की आरोप लगाना बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से निष्पक्षता की बात की जा रही है, क्योंकि डीजीपी एक अहम पद होता है और लगातार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी गए थे, और उत्तराखंड की जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो आईपीएस सेक्टर में अगर देखें तो उसको वो फुलफिल पहले भी राजधानी देहरादून में वो एसएसपी भी गए थे, उसके बाद आज वो डीजीपी है। तो मान सकता है इस तरीके की जो आरोप प्रत्यारोप जरूर कांग्रेस। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंडो से साझा करने के लिए। तो कार्यवाहक डीजीपी अभिनव सिंह को लेकर के रार मची हुई है। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में लोकसभा चुनाव में भलीभांति जिम्मेदारियों का निर्वहन को लेकर केंद्र और राज्य कर्मियों को ईवीएम और सैद्धांतिक निर्वाचन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के पहले प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों का चुनाव के दौरान पूरा ध्यान रखा जाए। ईवीएम के संचालन से लेकर लिफाफों को सील करने तक में प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। साथ ही पोलिंग पार्टी में शामिल अधिकारी और कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी के अभिकर्ता, किसी अन्य व्यक्ति, संस्था से कोई सामान, वाहन या अन्य वस्तु ना लें। मतदान पार्टी को आवंटित वाहन से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचें और उसी वाहन से वापस भी लौटें। कैसे सीलिंग होनी है, कहाँ से कौन सा लिफाफा बनना है, कौन सा लिफाफा किस तरह से सील होना है, वो सारी बातें आपको अभी बताई गई हैं। तो ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं। तो अगर हम प्री पोल जो हमारी ट्रेनिंग सेशन है, अगर उसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे और बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो 2nd और 3rd पोलिंग डे और पोलिंग डे पूरे प्रोसीजर में है वो पोलिंग पार्टी की और पीठासीन अधिकारी की है। तो इसको समझते हुए हम जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और आगे भी फ्रूटफुल कर पाएंगे। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर राजधानी देहरादून में भी जिला प्रशासन चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इन्हीं तैयारियों को लेकर देहरादून डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता जो है लागू हो चुकी है। किस तरीके से अब देहरादून में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर किस तरीके से जिला प्रशासन की तैयारी है, जिलाधिकारी महोदय हमारे साथ हैं। मैम, चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को निर्देश है और किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरे चुनाव की तैयारी करी है? हम लोगों ने
जो अनाउंसमेंट होने से पहले भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक मीटिंग कर ली थी उनके रिप्रेजेंटेटिव से, और हमने बता दिया था कि अनाउंसमेंट के बाद किस तरह से हम चरणबद्ध तरीके से 24, 48 आवर्स और फिर 72 आवर्स में किस तरह से हम पोस्टर्स और बैनर्स हटाते हैं, और उसके बाद क्या एमसीसी की गाइडलाइंस हैं और क्या उनके द्वारा फॉलो करना होता है वो भी हमने उनको बता दिया गया है। रेट लिस्ट वगैरह भी जो हमारे यहाँ पे निर्धारित होती है वो हमने उन्हें बता दिया है। हम नए वोटर्स को लेकर आप लोग लगातार काम करते आ रहे थे, कितनी उम्मीद है आपको कि इस बार जो नए वोटर्स का प्रतिशत है वो बढ़ने वाला है? हम लोगों का टारगेट तो यही है कि हम अपना जो मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंटेज हो, कम से कम हम लोग 75% से ऊपर जाएं, और इसके लिए हम लोगों ने, ये मिनिमम है टारगेट, हम तो कोशिश करेंगे कि और आगे जाएं। इसके लिए हम लोगों ने बूथ लेवल पे किस कारण से वोटिंग परसेंटेज कम रही उसके ऊपर काफ़ी इस बार काम किया है हमारे AROs ने। एक एक बूथ पे किस कारण से, जैसे कुछ बूथ हैं जहाँ पे रेलवे की कॉलोनी है तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है जिससे कि वो लोग बाहर आए, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज वहीं पे वोटर्स हैं तो उनको जागरूक किया जाए। इस तरह से अलग अलग तरह के कारण निकल के आ रहे हैं जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग वोट देने आए। मैम, किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि कुछ संवेदनशील इलाके भी हैं, उनको लेकर भी आप लोगों ने बीच में बहुत सारी जो पीस कमेटी की मीटिंग करी थी उनको लेकर भी आप लोगों ने काम किया है। चुनाव जो है शांतिपूर्ण रहे, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ हाल फिलहाल में ऐसे मामले आए हैं, उसको लेकर यहाँ पे भी संवेदनशीलता दिखाई गई थी। किस तरीके से सारा प्रोग्राम रहेगा आप लोगों का? हम लोगों का इसमें भी इलेक्शन के टाइम पे एक मतलब बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस होती है कि फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान किस तरह का होगा, पोलिंग डे पे किस तरह का होगा, जब पोलिंग पार्टीज जाएंगी तब किस तरह का रहेगा, और इस बीच किस तरह से हम लोगों को इस तरह का माहौल क्रिएट करना है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। तो इसी के क्रम में SSP महोदय द्वारा भी अपनी टीम को पूरी तरह से ब्रीफिंग दी गई है। तो ये थी देहरादून की जिलाधिकारी, इन्होंने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों का जो तैयारियां उसको लेकर अच्छे से समझाया भी है और बताया भी है, ताकि चुनाव जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर भी हो सके। देहरादून से न्यूज़ इंडिया के लिए गौरव वासुदेव, कैमरामैन रोहित के साथ। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन देवभूमि नहीं हरियाणा का रुख करेंगे, क्योंकि नायब सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। शपथ ग्रहण चल रहा है। हरियाणा राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, नायब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।